हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। आइए आज के क्लास में हम इससे आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, आपको एक बात बताते हैं, अगर यहाँ समझ में नहीं आए तो आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। और एक गारंटी है कि अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम फिर ऑनलाइन पढ़ाना छोड़ देंगे। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि कौन कौन सी है? हम जानते हैं शारीरिक बनावट के दृष्टिकोण से अगर जीवों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि एक कोशिकीय जीव है तो दूसरा बहुकोशिकीय जीव है। तो देखिए, एक कोशिकीय अगर जीव है तो इससे ज्ञात होता है कि इसका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जैसे अमीबा, मान लीजिए अमीबा की अगर बनावट हो तो इसका पूरा शरीर जो है एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है। तो अगर इसमें पोषण की बात हो तो अपने शरीर के किसी भी सतह से एक कोशिकीय जीव पोषण कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी एक कोशिकीय जीव अपनी सतह से पोषण कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव विसरण क्रिया द्वारा भी पोषण कर सकता है। विसरण का शाब्दिक अर्थ होता है बहना। बहकर भी एक कोशिकीय जीव पोषण कर सकता है। तो एक कोशिकीय जीव में पोषण यहीं तक समाप्त हो जाती है, लेकिन जब बहुकोशिकीय जीव में पोषण की बात आती है तो पता चलता है कि यह तो जटिल जीव है, क्योंकि इसमें एक से अधिक कोशिका है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 9 अरब कोशिका होती है। तो सोचिए, ये इतने लंबे लंबे पेड़ पौधे, और हम मानव जब बढ़ जाते हैं माँ के गर्भ से बाहर निकलने के बाद, और हाथी जैसा विशालकाय जीव, व्हेल मछली जैसी विशालकाय जीव, इतनी बड़ी बड़ी कोशिकाएं और इतनी अधिक कोशिकाओं से बना जीव, इसमें पोषण कैसे होगा? यह जो बहुकोशिकीय जीव में पोषण है एक जटिल प्रक्रिया है। तो हम इसी प्रक्रिया को आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि पौधों में पोषण कैसे होता है। देखिए, पौधों में पोषण। अब पोषण के आधार पर अगर हम पौधों के बारे में सोचें तो हमारे दिमाग में 3 तरह की बातें आती हैं। पहला, वे पेड़ पौधे जो स्वयं अपना पोषण करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं स्वपोषी पौधा। कोई दिक्कत? आप जान सकते हैं कि पौधों में पोषण की हम बात किए तो अगर पोषण के आधार पर पौधा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर 3 तरह की बातें उभर के सामने आती है। पहला, स्वपोषी पौधा, यानी वैसा पौधा जो स्वयं अपना भोजन बनाता है, स्वयं अपना पोषण करता है। तो दिमाग में जाहिर सी बात आती है कि जरूर इस पौधा के अंतर्गत क्लोरोफिल होगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधा में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये स्वपोषी पौधे नहीं होंगे और स्वयं अपना भोजन नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये क्लोरोफिल ही सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं,
खींचते हैं, जिससे हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। अब हम दूसरी बात सोच सकते हैं कि जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं रहेंगे वो अपना पोषण कैसे करेंगे। तो यहाँ एक और बात सामने आती है कि क्लोरोफिल सहित और क्लोरोफिल रहित। एक जिसमें क्लोरोफिल है तो वह स्वपोषी हो गया, और एक जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो अपना पोषण कैसे करेगा। तो दो प्रकार से अपना पोषण करता है। पहला मृत जीवी पोषण, और दूसरा परजीवी पोषण। देखिए, पहले से आप जानते आ रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे हैं तो सभी अपना पोषण करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे पौधे आ गए जो मृत जीवी हैं और कुछ ऐसे पौधे आ गए जो परजीवी हैं। तो ये मृत जीवी पोषण क्या है? यानी वैसे पौधा जो मृत जीव जंतुओं या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण करते हैं। यानी कोई वहाँ सड़ा गला चीज है, कार्बनिक पदार्थ, उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। जैसे गोबर छत्ता, देखें गोबर छत्ता। तो मृत जीवी पोषण, मृत जीवी जो पौधे हैं अपना पोषण सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से करते हैं। सड़ गल गया कार्बनिक पदार्थ उससे उत्पन्न होकर के और अपना पोषण किया और पुनः अपने अस्तित्व में आ गया। अब है परजीवी पोषण, वैसा पोषण जो दूसरे पेड़ पौधा के शरीर के ऊपर रहकर अपना क्या करता है, पोषण करता है। जैसे अमर बेल, अमर बेल। इस तरह पौधा में पोषण कितने प्रकार से हुआ? 3 प्रकार से। स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। स्वपोषी में हुआ सभी हरे पेड़ पौधे जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है। मृतजीवी में हुआ गोबर छत्ता, परजीवी में हुआ अमर बेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण, देखिए इसकी सबसे आसान परिभाषा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अर्थात ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए हरे पेड़ पौधा के अंतर्गत क्लोरोफिल होता है जो सूर्य के प्रकाश को अपने तरफ आकर्षित करता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रक्रिया द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको हम एक रासायनिक अभिक्रिया द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6O2 6H2O। देखिए परीक्षा में पूछता भी है कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण दे, तो आपका इसको परीक्षा के दृष्टिकोण से नोट कर सकते हैं। आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए रासायनिक अभिक्रिया दे, तो आप कह सकते हैं
6CO2 प्लस 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल और इसके उपरांत बना जो C6H12O6 यानी ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज और जल और ऑक्सीजन और उसके बाद जल। तो ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है जिसको हम आसानी से याद कर सकते हैं कि 6CO2 12H2O सूर्य का प्रकाश बटे क्लोरोफिल C6H12O6 6O2 प्लस 6H2O। इसको दूसरा तरीका से पूछता है प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुका है, तो देखिए इस फिगर से ही आप इसको याद कर सकते हैं आसानी से कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो इसके निम्नलिखित घटक हैं। पहला देखिए कौन कौन चीज भाग लिया है, CO2, दूसरा H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तीसरा सूर्य का प्रकाश और चौथा क्या है, क्लोरोफिल। यहाँ क्लोरोफिल ऐसे रहेगा, एनी डाउट। तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक। अब यहाँ से एक और प्रश्न उभर के सामने आता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के उपरांत कौन कौन से अवयव प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है तो कौन कौन सा अवयव इधर प्राप्त हुआ है, आप खुद बता सकते हैं। ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, दूसरा ऑक्सीजन हो गया और तीसरा जल हो गया। एनी डाउट। तो आगे के क्लास में हम